स्वागत है दोस्तों। मनु की कहानी में आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। चोर धीरे धीरे राजा के कक्ष के पास पहुंचा और उसने जो देखा वह उसे और भी हैरान कर गया। राजा धर्मवीर अपने निजी कमरे में यह क्या कर रहा है? किंजलपुर नामक एक राज्य में राजा धर्मवीर और उनकी पत्नी रूपवती के शासन में शांति और समृद्धि का माहौल था। किंजलपुर के लोग खुशहाल थे और हर किसी का जीवन आरामदायक था। राजा धर्मवीर अपने राज्य की समृद्धि के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। उनकी पत्नी रूपवती के सुंदरता और आचार व्यवहार ने पूरे राज्य को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन इस शांतिपूर्ण राज्य में एक शातिर चोर कहीं से आ गया था, जिसका नाम बादर था। बादर ने अपनी चतुराई और चालाकी से राज्य में कई बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और हमेशा किसी न किसी तरीके से बच निकलता था। किंजलपुर के लोग अब डर के साए में जी रहे थे, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वह चोर कहां छिपा है। राजा धर्मवीर ने कई बार अपनी सेना से उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन बादर हमेशा बच निकलता था। एक दिन राजा धर्मवीर ने अपने विश्वास पात्र मंत्री से इस बारे में सलाह लिया। मंत्री ने राजा को बताया कि बादर एक बेहद चालाक आदमी है और वह राजा के हर कदम को पहले से जान लेता है। राजा धर्मवीर ने सोचा कि अब बादर को पकड़ने का एक नया तरीका अपनाना होगा। तभी राजा को एक विचार आया। उन्होंने रूपवती से कहा, रानी, तुम्हारी बुद्धिमानी और सुंदरता की तरह तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। क्या तुम हमारे राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने में मेरी मदद कर सकती हो? रूपवती ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कृपा है महाराज, मैं जो कुछ भी कर सकती हूं वह करूंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक दिन बादर, जो हमेशा से राजा के महल में बड़ी चोरी करने का सपना देखता था, अब इसे पूरा करने का मन बना चुका था। उसने ठान लिया कि वह इस बार राजा धर्मवीर के महल में बड़ी चोरी करेगा और सभी कीमती सामान ले जाएगा जो राजा और राज्य के लिए अनमोल हो। उसने रात का समय चुना, जब सब लोग सो रहे होंगे और महल की सुरक्षा भी थोड़ी कमजोर हो सकती थी। रात के अंधेरे में वह चोर महल की ओर रुक किया। उसने जंगलों और पहाड़ों के रास्ते से होते हुए महल के पास पहुंचने में सफल रहा। महल के गेट के पास जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि सभी रास्ते पर सैनिकों का कड़ा पहरा था। वह चोर यह देखकर थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह घबराया नहीं। उसकी चालाकी और चतुराई ने उसे हर बार बचाया था। चोर ने सैनिकों के पहरे को ध्यान से देखा। वह जानता था कि अगर उसे चुपके से अंदर घुसना है तो उसे उन सैनिकों को चकमा देना होगा। उसने अपनी योजना को फिर से सोचा और पाया कि महल के एक कोने में स्थित पुरानी दीवार में एक छेद है, जो अब ढक दिया गया था। यह छेद पहले सैनिकों की नजर से बचा रहता था, क्योंकि वहां हमेशा गंदगी और राख पड़ी रहती थी। चोर ने उसी रास्ते को अपनाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उस दीवार के पास पहुंचा और अपनी चतुराई से कचरे को हटाकर अंदर घुस गया। अब वह महल के भीतर प्रवेश कर गया था। अब उसकी नजर उस खजाने की ओर थी जिसे वह चुराने आया था। जब वह खजाने के कमरे की ओर बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि वहां कोई साधारण सुरक्षा नहीं थी। क्या वह इन जालों को पार कर पाएगा या फिर यह उसकी हार का दिन होगा? चोर ने पूरी कोशिश की थी कि वह राजमहल के खजाने को चुराए, लेकिन वहां की सुरक्षा इंतजामों ने उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया। वह खजाने के कमरे में दाखिल होने में असफल हो गया और उसकी सारी योजना ध्वस्त हो गई। हालांकि वह चोर हार मानने वाला नहीं था। वह निराश नहीं हुआ, बल्कि सोचने लगा कि अगर खजाना नहीं मिल सका तो कम से कम कुछ और चुराया जा सकता है। वह राजमहल कुछ और कीमती चीज ढूंढने लगा तो अचानक उसकी नजर राजा के शयन कक्ष की ओर पड़ी। उस कमरे के दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वह धीरे धीरे राजा के कक्ष के पास पहुंचा और उसने जो देखा वह उसे और भी हैरान कर गया। राजा धर्मवीर अपने निजी कमरे में अपने सभी कीमती वस्त्र आभूषण निकाल कर रखे हुए थे। राजा ने अपनी सारी रात्रि की पोशाकें और कुछ अन्य कपड़े एक तरफ सजाकर रख दिया और अपनी रानी के साथ वह आराम से सो गया। यह दृश्य देखकर चोर को एक नया अवसर नजर आया। वह राजा के पास से धीरे धीरे रात्रि के वस्त्र और गहनों को चुपके से उठाने ही वाला था कि तभी कुछ अचानक हुआ। रानी रूपवती की नींद टूट गई। वह हल्का सा बड़बड़ाती हुई जागी और तभी उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जो उसके कमरे में घुस आया था। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। रानी ने अपने अनुभव और साहस का प्रयोग करते हुए चोर के हाथ पकड़ लिए। उसने सोचा था कि राजा और रानी को कभी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन रानी के साहस और समझदारी ने उसकी सारी उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। वह चोर अब रानी की गिरफ्त में था।
रानी ने चोर को अपने कड़े शब्दों में चेतावनी दिया, तुमने चोरियां की हैं और आज मुझे तुम्हें पकड़ लिया है। अब तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सजा मिलेगी। तुम्हें प्राणदंड की सजा हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम मेरी शर्त मान सको तो तुम इस सजा से बच सकते हो। उस चोर के चेहरे पर घबराहट और डर साफ नजर आ रहा था। वह जानता था कि अगर रानी का आदेश नहीं माना तो उसे बेशक कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए उसने डरते डरते कहा, रानी, आप जो भी कहेंगी वह करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। रानी रूपवती ने दबे स्वर में कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक रात रहनी पड़ेगी, और यदि तुम इसे नहीं मान सको तो प्राणदंड के लिए तैयार रहो। वह चोर रानी की शर्तें को सुनकर हैरान होकर कहा, महारानी, आप यह क्या कह रही हैं? आप इस राज्य की रानी हैं और मैं एक चोर हूं। मैं आपके साथ एक रात कैसे बिता सकता हूं? यह तो असंभव है। रानी रूपवती ने एक गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानते हो तो तुम्हारी सजा से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी जान बचा सकते हो। चोर की स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। उसका मन अंदर से परेशान था, लेकिन उसने रानी की बातों को पूरी तरह से सुना। वह जानता था कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसकी सारी कोशिशें असफल हो चुकी थीं, और यदि वह यह शर्त भी नहीं मानता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, जो शायद प्राणदंड के रूप में होगी। रानी ने फिर कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और इसके बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। चोर के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे अपनी जान बचाने की जरूरत थी, और वह जानता था कि यह रानी का आदेश था। उसकी मजबूरी ने उसे रानी की शर्त मानने के लिए विवश कर दिया। वह सिर को झुकाकर बोला, ठीक है महारानी, मैं आपकी शर्त मानता हूं। मैं आपकी सेवा में पूरी तरह से हाजिर हूं। रानी ने उसकी इस स्वीकृति पर संतुष्टि की एक झलक देखी और कहा, तुमने सही निर्णय लिया है। इस एक रात से तुम्हारे जीवन में बदलाव आ सकता है। वह चोर, जो पहले कभी इस स्थिति में नहीं था, रानी के साथ वह रात बिताने के लिए तैयार हो गया। रानी रूपवती और वह चोर दोनों राजा के कक्ष में ही गलत कर्म करने लगे। रात का समय था और महल में घना सन्नाटा था। अचानक राजा धर्मवीर की नींद खुली। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि रानी रूपवती और एक गैर आदमी उसके कमरे में था। यह दृश्य देखकर राजा की आंखों में अंधेरा छा गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, और यह स्थिति उसके लिए बहुत उलझन भरी थी। रानी रूपवती ने राजा की ओर देखा। वह जानती थी कि राजा इस स्थिति में देखने के बाद चुप नहीं रहेगा, और शायद उन दोनों को प्राणदंड भी दे सकता है। रानी ने तुरंत निर्णय लिया। उसने तलवार खींची और राजा को बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही वार में खत्म कर दिया। रानी का यह कदम बहुत तेज और अचानक था। राजा धर्मवीर, जो एक वीर और दयालु शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, अब अपनी पत्नी के हाथों मारे गए थे। यह दृश्य उस चोर के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय था। वह डर से कांपने लगा और पूरी तरह से घबराया हुआ था। रानी ने जिस तरह से राजा को मारा था, उससे वह चोर और भी भयभीत हो गया, और वह खिड़की से बाहर खुदकर राजमहल से बाहर निकल भागा। उसने भागते हुए यह तय किया कि वह अब इस राज्य से दूर जाकर कहीं छिप जाएगा। रानी के इस निर्णय ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। राजा धर्मवीर का निधन राज्य के भविष्य के लिए किस तरह के परिणाम लाएगा, यह अभी तय होना बाकी था। सुबह का समय था और महल में शांति का वातावरण था। जब महल के सिपाही राजा के कक्ष में पहुंचे तो उन्हें राजा धर्मवीर का शव मिला। यह देख सब हैरान और शोकित हो गए। जल्दी ही सिपाही ने इस खबर को पूरे महल में फैला दिया और राजमहल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, राजा धर्मवीर को किसने मारा? राज्य के मंत्री और दरबारी भी इस खबर को सुनकर तुरंत राजा के कक्ष में आ पहुंचे। सभी की आंखों में चिंता और शोक था। उन्होंने रानी रूपवती से पूछा, महारानी, हमारे राजा को किसने मारा? यह क्या हो गया है? रानी रूपवती, जो रात भर शांत रही थी, अभी भी उसी स्थिति में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में कोई पछतावा या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। वह जानती थी कि उसे अब सभी सवालों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा। रानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मंत्री और दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने बिना किसी भावनात्मक उथल पुथल के सादा और शांत स्वर में कहा, अगर तुम यह जानना चाहते हो कि राजा को किसने मारा,
तो तुम्हें राज्य के उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें एक वृद्ध महिला रहती है। वह हर छुपे रहस्य को बताती है और वह इस मामले में भी तुम्हारी मदद कर सकती है। मंत्रियों ने रानी की बात सुनी और बिना कोई सवाल किए उस वृद्ध महिला का पता लगाने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गया। वे जानते थे कि रानी की बातों में सच्चाई होती है और उस महिला से मिलना जरूरी था। जंगल में बहुत घना अंधेरा था और रास्ता भी जरा मुश्किल था। मंत्री ने कई घंटे जंगल में सफर किया, लेकिन अंततः वह उस वृद्ध महिला के पास पहुंच गया। वह महिला एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उसकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव की चमक थी। मंत्री ने महिला के पास जाकर पूछा, माता, हम राजा के बारे में जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए, हमारे राजा धर्मवीर को किसने मारा है? वृद्ध महिला ने मंत्री की ओर देखा और एक पल के लिए चुप रही, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर वृद्ध महिला ने मंत्री को गहरी आंखों को देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे राजा को किसने मारा है, तो तुम मेरे कुटिया के पीछे लगे केले के पेड़ को जड़ से उखाड़ लेना और जड़ को पकड़े रहना। वह पेड़ तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हें एक रहस्य का पता चलेगा। मंत्री ने महिला की बातों को गंभीरता से लिया, क्योंकि वह जानता था कि वृद्ध महिला एक रहस्यमयी और ज्ञानी व्यक्ति थी। मंत्री ने उसी दिशा में बढ़ते हुए कुटिया के पीछे लगे केले के पेड़ को देखा। वह पेड़ साधारण दिखता था, लेकिन उसकी जड़ में कुछ खास था, जैसा कि वृद्ध महिला ने बताया था। मंत्री ने उस पेड़ को जड़ से पूरी तरह से उखाड़ने की कोशिश किया। कुछ समय बाद उसने पूरी जड़ निकाल ली और उसे हाथ में पकड़े रखा। जड़ पकड़ते ही अचानक से एक अजीब सा हलचल महसूस हुआ और मंत्री को यह महसूस हुआ कि वह एक अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ गया है। वह पेड़ उसे एक रहस्यमयी मार्ग की ओर खींचा गया, जो सीधे एक पर्वत के पीछे जा रहा था। यह मार्ग उसे पर्वत की ओर ले गया और रास्ते में मंत्री को किसी गहरी शक्ति का आभास हो रहा था। जैसे जैसे वह रास्ते पर बढ़ते गया, उन्हें कुछ अदृश्य आवाजें सुनाई देने लगीं और एक रहस्यमयी रोशनी भी दिखाई देने लगी। मंत्री पर्वत के पीछे पहुंच गया और वहां उसने एक बेहद सुंदर महल देखा। महल के अंदर प्रवेश करने पर उसने देखा कि यह स्थान बहुत रहस्यमयी और आकर्षक था। महल के भीतर वह एक जादूगर और उसकी सुंदर बेटी को देखता है। जादूगर अपनी बेटी से कह रहा था, बेटी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। इस दौरान तुम किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देना। जादूगर की बात सुनकर मंत्री ने थोड़ी देर तक छिपकर महल के अंदर के वातावरण का निरीक्षण किया। वह देख रहा था कि यह महल सामान्य नहीं था। यहां का माहौल कुछ अलग था, जैसे कोई जादुई शक्ति इस स्थान पर वास करती हो। मंत्री ने मन ही मन सोचा कि शायद यही वह स्थान है जहां उसे अपने सवालों का उत्तर मिल सकता है। जब जादूगर और उसकी बेटी की बात खत्म हुई और जादूगर बाहर जाने लगा, तो मंत्री ने चुपचाप महल के भीतर प्रवेश कर लिया। उसने सदा की तरह सावधानी से कदम रखा ताकि जादूगर या उसकी बेटी को उसकी मौजूदगी का एहसास न हो। महल में प्रवेश करते ही मंत्री ने देखा कि वहां की सजावट और वास्तुकला कुछ बेहद अद्भुत और रहस्यमयी थी। मंत्री ने धीरे धीरे महल के भीतर गहराई में कदम बढ़ाया और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि महल में और भी अजीब वस्तुएं रखी हुई थीं, जो किसी खास रहस्य को छिपाए हुए थीं। मंत्री का ध्यान अब एक खास कमरे की ओर गया, जहां कुछ प्राचीन ग्रंथ और एक जादुई वस्तु रखी थी। वह जानता था कि यही वह स्थान हो सकता है जहां उसे राजा धर्मवीर की मौत के रहस्य का समाधान मिल सकता था। अब मंत्री के सामने बड़ा सवाल था, क्या वह उस जादुई वस्तु और प्राचीन ग्रंथ से वह जानकारी प्राप्त कर पाएगा जो उसे राजा धर्मवीर की मौत और रानी रूपवती के फैसले के रहस्य को समझने में मदद करेगी। मंत्री धीरे धीरे महल के भीतर आगे बढ़ते गए और अचानक वह जादूगर की बेटी के सामने आ गए। जब उसकी बेटी ने मंत्री को देखा तो वह डर गई, क्योंकि वह नहीं समझ पा रही थी कि यह व्यक्ति कौन है। लेकिन मंत्री ने शांत स्वर में अपनी पहचान बताई। डरो मत, मैं एक राजा का मंत्री हूं और मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए। उसकी बेटी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। वह मंत्री से बात करने के लिए बैठ गई और दोनों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। मंत्री ने उसे समझाया कि वह राजा धर्मवीर की हत्या के रहस्य का समाधान खोजने के लिए यहां आया है। मंत्री की बातों ने जादूगर की बेटी को दिलचस्पी में डाल दिया और वह उसकी मदद करने को तैयार हो गई। धीरे धीरे मंत्री और जादूगर की बेटी के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। मंत्री को जादूगर की बेटी का रूप, उसकी बुद्धिमानी और समझ बहुत भाने लगी।
वहीं जादूगर की बेटी को भी मंत्री का व्यक्तित्व और उसकी निष्ठा बहुत पसंद आने लगी। कुछ दिन और फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। मंत्री अब हर दिन जादूगर की बेटी के साथ समय बिताने लगा। जादूगर का जब भी बाहर जाना होता, उसकी बेटी और मंत्री आपस में बैठकर बातें करते और दिन ब दिन उनकी दोस्ती गहरी होती गई। जब भी जादूगर महल में आता था, उसकी बेटी मंत्री को एक विशेष चित्र बना देती थी और उस चित्र को महल की दीवार पर लटका देती थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, यह रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। मंत्री और जादूगर की बेटी के बीच बढ़ते हुए रिश्ते ने कई सवालों को जन्म दिया। क्या मंत्री का यह रिश्ता भविष्य में कोई नई समस्या पैदा करेगा? क्या जादूगर की बेटी के साथ मंत्री का यह गहरा संबंध राजा धर्मवीर की मौत के रहस्य का समाधान ढूंढने में मदद करेगा? ये सभी सवाल अब नए मोड़ की ओर इशारा कर रहे थे और यह देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री और जादूगर की बेटी की कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। मंत्री अब पूरी तरह से जादूगर की बेटी की सुंदरता और आकर्षण में खो चुका था। उसका ध्यान अब अपने उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुका था। वह अब अपने मिशन को भूल चुका था और महल में बिताए गए समय ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। जादूगर की बेटी के साथ बिताए गए दिन उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे और वह दिन प्रतिदिन इस संबंध में और गहरे कुएं में फंसता जा रहा था। लेकिन जैसा कि समय गुजरता गया और 6 महीने बीतने के बाद वह एक दिन महसूस करता है कि वह वृद्ध महिला की जादुई शक्ति के प्रभाव से बाहर आ चुका है। वृद्ध महिला का जादू अब खत्म हो चुका था और वह मंत्री फिर से उसी जंगल में पहुंच गया जहां वह वृद्ध महिला रहती थी। मंत्री लौटकर अपने राजमहल आ जाता है, लेकिन उसका मन भारी लग रहा था। वह हमेशा जादूगर की बेटी की याद में खोया हुआ रहता था। हर पल मंत्री को उसकी याद आने लगी थी। मंत्री फिर से जंगल में आता है और उसे वृद्ध महिला से मिलता है। मंत्री ने उससे कहा, हमें फिर से जादूगर के महल के पास जाना है। मैं जादूगर की बेटी को चाहने लगा हूं, उसके बिना नहीं रह सकता हूं। यह सुनकर वृद्ध महिला ने गहरी सांस ली और कहा, अब तो मेरे पास वह केले का जादुई पेड़ भी नहीं है जिस पर तुम उस तक पहुंच सकते थे। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, तुम अपने बेटे को लेकर आओ और मैं तुम्हें फिर से उस तक पहुंचने का रास्ता बता दूंगी। मंत्री ने वृद्ध महिला की बातों को गंभीरता से लिया और अगले ही दिन अपने बेटे को लेकर उस वृद्ध महिला के पास आया। उसने मंत्री से कहा, तुम्हें अपने बेटे को मारना होगा और फिर उसके सिर को पकड़कर तुम उस रहस्यमयी स्थान पर जा सकोगे जहां वह जादूगर और उसकी बेटी रहते हैं। यह सुनकर मंत्री का मन विचलित हो गया, लेकिन वह जादूगर की बेटी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह बिना किसी सोच विचार के तलवार निकालता है और अपने बेटे की जान लेने की दिशा में कदम बढ़ाने लगता है। वह तलवार को उठाता है और जैसे ही वह अपने बेटे को मारने ही वाला था, तभी वृद्ध महिला उसे रोकते हुए कहती है, रुको, तुम जो करने जा रहे हो वह तुम्हारी इच्छा नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर के कामलिप्सा का परिणाम है। तुम इस रास्ते पर जाने से पहले एक बार अपने दिल और दिमाग की आवाज सुनो। मंत्री कुछ देर के लिए चौंकता है और उसकी तलवार आहिस्ता से नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और उलझन दिखाई देती है। वृद्ध महिला ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, यह रास्ता तुम्हें खुशियों के बजाय अंधेरे में ले जाएगा। तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारे बेटे की जान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वृद्ध महिला कहती है, यही है तुम्हारे प्रश्न का जवाब जो तुम मुझसे जानना चाहते थे। राजा को कमलिप्सा ने मारा था। जिस तरह तुम उस जादूगर की लड़की के प्यार में आकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया था। मंत्री को अब एहसास हुआ कि वह जादूगर की बेटी को पाने के लिए जो रास्ता अपना रहा था वह एक गलत रास्ता था। उसने अपने बेटे की ओर देखा जो डर के बजाय अब चिंता के साथ उसे देख रहा था। मंत्री की आंखों में पश्चाताप की झलक थी, क्योंकि उसने अपनी अंधी मोहब्बत और आकर्षण के कारण अपने बेटे की जान खतरे में डाल दिया था। वह जानता था कि अब उसे सही रास्ते पर लौटना होगा और उसकी असली जिम्मेदारी अपने परिवार और राज्य के प्रति थी। अब मंत्री को यह समझ आ चुका था कि जो प्यार और मोहब्बत उसने जादूगर की बेटी के लिए महसूस किया वह असली नहीं था, बल्कि एक भ्रम था। उसे अपने उद्देश्य को फिर से पहचानने की जरूरत थी और वह वापस अपने रास्ते पर आ गया। वृद्ध महिला ने मंत्री की आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, तुम सही रास्ते पर आ रहे हो, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि राजा धर्मवीर की मौत का असली रहस्य कुछ और था। राजा को किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी पत्नी रानी रूपवती ने मारा था। यह सुनकर मंत्री चौंक गया। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रानी रूपवती, जो इतनी सुंदर और गुणी थी,
अपने पति को मारने का ऐसा कदम उठा सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उलझन थी। उसने महिला से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? रानी ने राजा को मारा था? यह कैसे हो सकता है? वृद्ध महिला ने एक गहरी सांस ली और कहा, हां, यह सच है। रानी रूपवती ने राजा धर्मवीर की हत्या किया, और जिस तरह से तुम उस जादूगर की बेटी के लिए महसूस किया था और अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए थे, रानी को यह विश्वास हो गया था कि राजा धर्मवीर की मृत्यु से वह इच्छा को पूरा कर सकती है। दूसरा, धन की लालच में आकर कोई किसी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, और तीसरा, गुस्से में किया गया काम कभी भी सही नहीं होता है। मंत्री को अब यह समझने में देर नहीं लगी कि उसकी पूरी यात्रा जादूगर की बेटी के साथ उसका रिश्ता और राजा की मृत्यु के रहस्य को जानने की कोशिश, सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। रानी ने जानबूझकर राजा को धोखा दिया था और मंत्री जिसका वह शिकार हो चुका था। वृद्ध महिला ने कहा, अब तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें रानी रूपवती का सच सामने लाना होगा ताकि राज्य को फिर से शांति मिल सके। तुम अब इस सच्चाई को छुपा नहीं सकते हो। मंत्री ने वृद्ध महिला की बातों को सुना और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को समझा। वह जानता था कि अब उसे राजा धर्मवीर की हत्या के रहस्य को उजागर करना होगा और रानी रूपवती को न्याय के कटघरे में लाना होगा। मंत्री अपने राज्य में वापस लौट जाता है और रानी की सच्चाई को सबके सामने रखता है। रानी को रजवासियों के द्वारा बड़ी सजा दी जाती है और मंत्री के बुद्धिमानी को देखते हुए उसे राज्य का राजा बना दिया जाता है। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।